हाँ, तो अपना क्या है कि एंगुलर मेजरमेंट में हम उन चीज़ों को नापते हैं जो एंगल्स वगैरह होते हैं, और एंगल्स को भी हम एक्यूरेटली नापना जरूरी है। अगर हम सही एंगुलर उनको नहीं नापेंगे तो हमारा जो भी पार्ट बनेगा वो सही नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो एंगल की पहली चीज तो रहती है, एंगल की यूनिट आपको पता है क्या लेते हैं जनरली? डिग्री। क्या लेते हैं? डिग्री या रेडियन या ग्रेडियन, ये तीन जनरली यूनिट काम में लेते हैं, ठीक है। इनके आपस में रिलेशन आपको पता है या नहीं है? डिग्री जो होती है आपने पढ़ा होगा, एक पूरा जो सर्किल पूरा आपका ये पूरा रोटेशन होता है, ये कितनी 360 डिग्री हो जाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरा जो रोटेशन हुआ 360 डिग्री, जबकि रेडियन में यही चीज हो जाती है कितनी, 4 पाई। तो इससे आप रिलेशन निकाल सकते हो। ग्रेडियन में यही चीज हो जाती है 100, ठीक है ना। तो अपने को जनरली हम ज्यादातर जो जनरली जो यूज लेंगे वो क्या लेंगे, डिग्री को यूज लेंगे, ठीक है। लेकिन कहीं पे भी स्पेशल कोई ऐसा केस आ गया जहाँ पे रेडियन की जरूरत पड़ी तो रेडियन लेंगे। ग्रेडियन जनरली बहुत कम काम में लेते हैं हम, ग्रेडियन को तो जनरली नहीं के बराबर ही काम में लेते हैं। जनरली डिग्री और रेडियन काम में आता है, उसमें भी डिग्री सबसे ज्यादा काम आता है। तो ये जो यूनिट है वो हम क्या डिग्री में काम में लेंगे, ठीक है। और कितने डिग्री क्या है, और डिग्री की जो मेन एक डिग्री जो होता है, एक डिग्री में कि अगर 60 पार्ट कर दे, कितने 60, तो वो कहलाता है 1 मिनट। इसके छोटे पार्ट भी कई बार जरूरत होती है हमारे को। और 1 मिनट जो है होता है इसके 60 पार्ट कर तो सेकंड। इस तरह से डिग्री को हम मिनट और सेकंड में भी नापते हैं, जो सॉरी इस एंगल को हम मतलब मिनट और सेकंड में भी नापते हैं। तो 60 सेकंड का होता है 1 मिनट, 60 मिनट का होता है 1 डिग्री, ठीक है ना। जैसे घड़ी में होता है ना 60 सेकंड का 1 मिनट, और 1 मिनट का 60 मिनट का 1 घंटा, तो अपन 1 घंटा नहीं 1 डिग्री होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिग्री की और छोटी यूनिट उस तरह से हम उसको नापते हैं, ठीक है ना। तो सर ये थोड़ा सा वापस बताना, अब आई स्क्रीन सर। अब आई स्क्रीन, स्क्रीन पे ये हाँ जो दिख सर। रहा है आपको लिखा हुआ दिख रहा है, हम अभी तक यही बताया मैंने कि जो डिग्री जो है उसमें मेजर करते हैं हम एंगल को, और या फिर कभी कभी हम रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है ना। और रेडियन में जी जो सर। है, आप लोग आपस में बात मत करो, माइक को म्यूट कर दो, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछो सीधे, ठीक है। हाँ, तो रेडियन जो है, रेडियन हम कभी कभी काम में लेते हैं, ज्यादातर हम डिग्री काम में लेते हैं। और डिग्री का जो है जो यूनिट है वो है 1 डिग्री, और ये 1 डिग्री से भी जो अगर छोटी यूनिट में हमारे को मेजर करना है तो वो मिनट में करते हैं, तो 60 मिनट होता है 1 डिग्री के बराबर। इसी तरह से मिनट को भी वो छोटी यूनिट में करें तो 60 सेकंड जो होते हैं वो 1 मिनट के बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गई इसकी यूनिट के बारे में, ठीक है। और एंगल का कहाँ 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 हम जरूर काम में लेते हैं, ये प्रेसाइज मेजरमेंट ऑफ एंगल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट। हमारे को एक्यूरेट एंगल नापना जरूरी है, ये मैंने बताया ही आपको। सम ऑफ द टिपिकल मेजरमेंट्स आर टेपर ऑफ बोर्ड्स, फ्लैंक एंगल, कुछ इस तरह से जो एंगल है इनको नापना है तो इनको किस तरह से नापना है, इसके लिए अलग अलग कुछ टेक्निक है, कुछ ज्योमेट्रिकल टेक्निक्स भी हम काम में लेंगे, उसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। समटाइम primary objective of the angle measurement is not to measure the angle. It may sound right rather strange, but it is a case in the assessment of alignment. कई बार क्या है कि हम चीज बनाने के लिए नहीं, कोई अलाइनमेंट के लिए भी एंगल का जरूरी है। जैसे मान लो हम 2 शाफ्ट को जोड़ रहे हैं, तो दोनों शाफ्ट अगर बिल्कुल साथ में सीध में नहीं होगी तो वो वाइब्रेशन होंगे और वो चीज टूट जाएगी। तो हम उसको एग्जैक्टली उसको सही मतलब करने के लिए मतलब बिल्कुल अलाइनमेंट जरूरी, तो वहां पे भी हमारे को कई बार एंगल मेजर करना पड़ता है। तो किसी इस तरह के ऑपरेशंस के लिए भी हमारे को एंगल की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। अब हमारे को पास जनरली जो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट जो हम काम में लेते हैं जिसको कहते हैं प्रोट्रैक्टर। क्या कहते हैं? ये ऊपर लिखी हुई स्पेलिंग प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर का जो काम है, प्रोट्रैक्टर कुछ नहीं, आपने जो अभी तक जो जनरली जो आप वो जो डी जो काम में लेते हैं डी शेप में इस तरह का होता है, लेकिन वर्कशॉप के लिए कुछ ज्यादा अच्छा और एक्यूरेट ऐसा होता है जिसमें इस तरह से एंगल्स मार्क किए होते हैं, इस तरह से एंगल इस पे मार्क किए होते हैं, ठीक है ना, इस तरह का होता है। या जो हम वर्कशॉप में जो काम में लेंगे वो क्या है कि किसी पीस पे मेजर करना है तो उसके लिए हिसाब से उसका शेप कुछ अलग हो सकता है। जो सिंपल एक तरीका है वो उसमें ये प्रोटेक्टर है। इस प्रोटेक्टर में आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होते हैं, जिसपे यहाँ पे 1 डिग्री और इस तरह से 1 डिग्री कम से कम अपन मेजर कर सकते हैं।
इसमें भी आपको ये पता होना चाहिए डिग्री, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो अपन एंगल का मेजर करेंगे इसमें भी हमारे को लीस्ट काउंट तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, लीस्ट काउंट आप जानते हो ना, कम से कम उससे कितना मेजर कर सकते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कम कितनी डिस्टेंस, कितना एंगल, कितनी साइज अपन मेजर कर सकते हैं, वो हमारा लीस्ट काउंट कहलाता है। ठीक है, तो लीस्ट काउंट इसमें भी निकालना होता है। तो ये सिंपल प्रोट्रैक्टर इज अ बेसिक डिवाइस ऑफ मेजरिंग एंगल। एट द बेस्ट इट कैन प्रोवाइड लीस्ट काउंट ऑफ 1 डिग्री। जनरली इसमें लीस्ट काउंट जो होता है वो 1 डिग्री का रहता है, और कभी कभी थोड़ा अच्छा ज्यादा हो तो उसमें हाफ डिग्री का एक्यूरेसी तक होती है। ठीक है, however simple though it may be, the user should follow the basic principle of usage of measured angle accurately। मतलब सही एक्यूरेट एंगल आपको मेजर करना आपको आना चाहिए। for the surface of the instrument should be parallel to surface of the object। जैसे जो भी इंस्ट्रूमेंट है हम जिससे मेजर करेंगे, जैसे आपको बताऊंगा, उसकी जो सरफेस है, एजेस है, वो बिल्कुल जो ऑब्जेक्ट है उससे पैरेलल होनी चाहिए, तभी सही एंगल हमारे को मिलेंगे। ठीक है ना, like a steel rule the simple protractor has limited uses in engineering metrology। जैसे स्केल का जिस तरह से यूज होता है उसी तरह से इसका प्रोट्रैक्टर का लेते हैं, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी कहीं जो छोटा मोटा हमारे को कोई वर्क होता है जिसमें ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत नहीं, वहां हम इसको काम में लेते हैं। ठीक है ना, ये एक बीवेल प्रोट्रैक्टर, ये तो मैंने सिंपल प्रोट्रैक्टर के बारे में बताया जो कि इस तरह से डी शेप का होता है। डी कहते हैं जिसको आप आपके अपने हिंदी में इसे चांदा भी बोल देते हैं, चांदा है, डी है, या इंग्लिश में प्रोट्रैक्टर बोल देते हैं। ये सिंपल सा एक इस तरह का डी शेप का जो होता है उससे हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है ना, अब आता है एक यूनिवर्सल प्रोट्रैक्टर। ये भी एक तरह का प्रोट्रैक्टर ही है, लेकिन इससे हम क्या है कि अलग अलग एंगल, अलग अलग स्टेज पे हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो इसका ये डायग्राम आपको ये दिखाया गया है। तो डायग्राम में आप देखोगे ये वाली जो एज है ये एडजस्टेबल ब्लेड कहलाती है। ये वाली एडजस्टेबल, ये क्या मूव होती है, ये ब्लेड मूव होती है। ठीक है ना, इसी तरह से ये जो है ये एक्यूट एंगल मेजर करने के लिए काम आता है। ये इसका बेस है, जिस बेस से अपन इसको मेजर करेंगे। यहाँ पे इस तरह से ग्रेजुएशंस बने हुए हैं, ये मतलब स्केल है। और एक्यूरेट अगर मेजर करना तो कई बार इसमें ये वर्नियर स्केल लगा होता है। ये इतना सा यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वर्नियर स्केल है। ठीक है, तो वर्नियर स्केल इस पे लगा रहता है, जिससे कि हम और ज्यादा एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। जैसे अपन कहते हैं तो सिंपल स्केल से अपन मेजर कर सकते हैं, वर्नियर स्केल अगर होगा तो उससे ज्यादा एक्यूरेटली हम इसको मेजर कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें जनरली हम 5 मिनट तक की एक्यूरेसी तक मेजर कर सकते हैं। जनरली इसमें यूनिवर्सल जो बीवेल प्रोट्रैक्टर होता है इसमें 5 मिनट तक की एक्यूरेसी। इट हैज बेस प्लेट, ये मैंने बताया, बेस प्लेट पे जनरली क्या ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख देंगे और फिर इस बेस प्लेट का ये जो है इसको यहाँ पे टच कर देंगे। तो ये जो टच कर देंगे तो ये जो एंगल बनेगा वो एंगल हमारे को यहाँ पे मेजर दिख जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से। और एक्यूट एंगल मेजर करने के लिए हम उस पीस को यहाँ पे रख देते हैं, ये और ये एक तरह से पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। यहाँ भी रखेंगे तो हमारे को एक्यूट एंगल आ जाएगी। ठीक है, एंगल 2 तरह के होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा। एक तो होता है एक्यूट एंगल, जिसको क्या कहते हैं आप, आपने जो 90 डिग्री से कम होते हैं उन एंगल को क्या बोलते हो आप हिंदी में, बताएगा कोई? न्यून कोण सर? न्यून कोण, हाँ न्यून कोण। ठीक है ना, तो इस न्यून कोण और अधिक कोण। हाँ, न्यून कोण मेजर करने के लिए ये सरफेस काम में लेते हैं। और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, न्यून कोण, ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो अधिक कोण, न्यून कोण और अधिक कोण। तो अधिक कोण के लिए जनरली ये काम में लेते हैं और न्यून कोण के लिए ये काम में लेते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको इस बेस का काम होता है। एडजस्टेबल ब्लेड अटैच टू द सर्कुलर डायमीटर, ये मैं समझा चुका हूँ आपको, हिंदी में इंग्लिश में लिखा हुआ उसी चीज को। ठीक है, अब ये है कि स्केल पे अपन देखेंगे इसको। तो स्केल पोर्शन, क्योंकि मेन जो स्केल जो है उसपे मतलब डिवाइडेड इन 4 क्वाड्रेंट। स्केल जो होता है इसपे 4 क्वाड्रेंट बने होते हैं। ये इस तरह से देखोगे तो यहाँ पे ये 4 क्वाड्रेंट बने होते हैं। ठीक है ना, तो 0 से 90, 0 से 90, 0 से 90 इस तरह से मार्क होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसकी रीडिंग देनी पड़ती है। ठीक है ना, और इस पे वर्नियर स्केल बना होता है। तो वर्नियर में आप अगर देखोगे तो ये इस तरह से ये इसका बना है। ये तो है आपका मेन स्केल ऊपर वाला। ठीक है, तो मेन स्केल और ये है आपका वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में देखोगे तो ये 0 है बीच में, इसके दोनों तरफ इधर भी 12 डिवीजन है और इधर भी 12 डिवीजन है। ठीक है ना, तो अब अगर हमारे को यहाँ पे देखें तो यहाँ से ये 0 से लेके यहाँ तक कितने डिवीजन आ जाते हैं, 12 डिवीजन। ठीक है ना,
और इसके 12 डिवीजन जो है, और इस यहाँ पे इसका कम से कम कितना रीड कर सकते हैं अपन, ये यहाँ से यहाँ तक 1 डिग्री, तो ये 0.5 डिग्री, 1.5 डिग्री तक तो ये मेन स्केल रीड कर सकता है। और इस वर्नियर पे जो है इसके 12 डिवीजन, तो ये दोनों तरफ इक्वल ही जा रहा है ना, तो यहाँ पे 12 डिवीजन इसके मैच हो रहे हैं, तो इसके अंदर टोटल 12 डिवीजन से अपन डिवाइड करें तो ये इसका क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट। तो 0.5/12 कितना आया, इसको अपन मिनट में कन्वर्ट कर दें, इसको मिनट में कन्वर्ट कर दे तो 12×5 = 60 और ये हो जाएगा 2.5 मिनट। इसकी जो एक्यूरेसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2.5 मिनट, एक डिवीजन एक से। तो ये इसका क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट हो जाएगा, ठीक है। और लीस्ट काउंट निकालने के बाद फिर पढ़ने का तरीका वही है, ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन होगी वो क्या होगी, मेन स्केल की रीडिंग जो आपने वर्नियर में पढ़ा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर रीडिंग, कि वर्नियर का कौन सा मतलब डिवीजन इससे मैच हो रहा है, तो वर्नियर रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, लीस्ट काउंट, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालेंगे तो इससे हमारे को एक्चुअल रीडिंग उसकी जो आ जाएगी कि क्या इसकी रीडिंग है, ठीक है। अब ये अलग अलग एंगल किस तरह से मेजर किए इसका तरीका बताया, कि जैसे ये मैंने बताया ना आपको, एक्यूट एंगल निकालना है, एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण निकालना है। न्यून कोण के लिए क्या हमने इस सरफेस पर रख दिया इस ऑब्जेक्ट को, और दूसरी जो हमारी मूविंग ब्लेड है उसको इस पर टच कर दिया, तो अब ये वाला एंगल हमारे को मिलेगा, और ये एंगल हम क्या करेंगे, इस पे वर्नियर पे इस पे स्केल पे पढ़ लेंगे, ठीक है। इसी तरह से ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण निकालने के लिए, जैसे ये कोण निकालना है, ये कोण निकालने के लिए हम यहाँ पे तो ये छोटा एंगल है, या ये कैसे तो ये बड़ा वाला एंगल जिस तरह से निकालते थे ऑब्ट्यूज आएगा। तो इस तरह से हम जो पोजीशन है वर्क पीस की क्या पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं इसका एंगल। तो ये ब्लेड की पोजीशन ये आ गई, यहाँ आपका बेस आ गया, और ये एंगल जो आएगा वो रीडिंग से हम इसको निकाल लेंगे। तो ये अलग अलग तरह से हम इसको एंगल को किस तरह से मेजर कर सकते हैं, ये डायग्राम में आपको दिखाया है, ठीक है। ये अब आता है कि सिंस द यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर कैन मेजर बोथ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल, केयर शुड बी टेकन। क्योंकि इसमें क्या ध्यान से रखना पड़ता है, कई बार हम क्या है कि गलत रीडिंग नहीं लेना है, जो ऑब्ट्यूज एंगल है और निकाल लिखते हुए एक्यूट एंगल, तो इससे दोनों मेजर करते हैं। तो हमारे को ये चीज ध्यान रखनी, क्योंकि स्केल जो जनरली आप पूरा देखोगे ना वो 0 से 90 ही मार्क होता है। तो अब आपने यहाँ पे भी दिखा तो यहाँ 45 आएगा, यहाँ भी 45 आ रहा है, यहाँ भी 45 आ रहा है। तो अब हम ऐसा तो ही नहीं कि यहाँ पे कोई पोजीशन है तो 45 होगी, इसके रेफरेंस में देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक 45 कितना हो गया, 180 + 45 कितना हो जाएगा, ये मतलब 225। तो इस तरह से हमारे को वो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी किस तरह की पोजीशन है। तो आप जैसे ये इसमें बताया हुआ है कि ये वाला जैसे पोजीशन है जिसमें आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट बने होते हैं ना आप एंगल में, आप देखोगे ग्राफ में भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी रीडिंग लेंगे। तो अब जैसे इसके इधर जो एंगल कोई आएगा तो वो ये सप्लीमेंट एंगल आ रहा है, ठीक है ना। ये वाला जो एंगल है ये जैसे आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेजर कर रहे हैं, अगर ये वाला एंगल मेजर करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री आ रहा है, ये सारे बिल्कुल 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे एंगल जैसे ये आ रहा है, तो अब यहाँ पे इस तरफ वाला एंगल तो आपका इस वाले एक्यूट एंगल आएगा, जबकि इसके आएगा ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। तो ये आपकी जो पोजीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको ध्यान रख के और इसकी रीडिंग लेनी चाहिए, वरना अपन क्या है गलत पढ़ देंगे उसको और वो एरर आ जाएगी। हम तो सोच रहे कि एंगल तो 45 डिग्री और हमने लिख दिया 135 डिग्री, तो ऐसा नहीं हो। तो उस चीज़ का हमारे को विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ये गलती जनरली क्या होती है कि जब एंगल में मतलब क्या है कि जैसे ये 90 डिग्री के आसपास होता है, तो अब 90 डिग्री के आसपास है, जैसे मान लो 89 डिग्री है, कई बार उसको कंफ्यूज करके हम 91 डिग्री कर लेते हैं। तो इस तरह जो छोटे एंगल मेजर करने में उसमें गलती ज़्यादा होने की संभावना है। बड़े एंगल में तो हमारे को आइडिया हो जाता है कि नहीं इतना एंगल नहीं हो सकता, तो ये वाला एंगल होगा, लेकिन छोटे में कई बार होता है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ये पूरा इसका तरीका बताया। सपोज द ब्लेड इज टर्न क्लॉकवाइज एट द बेस, द एंगल रीड द डायरेक्टली फ्रॉम द एंगल, ठीक है। Thus, if the angle of the work part are being measured in quadrant फर्स्ट और थर्ड, मतलब कब किस में, ठीक है ना,
तो ऑब्टूज एंगल है, मैं तो इस थ्योरी पे जाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। आप तो अपने कॉमन सेंस से अगर आप करोगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा कि आपको उसको लगाना है और आपको कौन सा एंगल मेजर करना है, तो उस हिसाब से रीडिंग किस तरह से आएगी। तो ये आप प्रैक्टिकली आप जब करोगे ना तो उसको ज़्यादा अच्छा क्लियर कर पाओगे उसको, ठीक है। फिर आता है ऑप्टिकल ब्यूअल प्रोटेक्टर। ऑप्टिकल ब्यूअल प्रोटेक्टर भी वैसा ही होता है जैसा इसमें भी ये वर्किंग एज है, ये बेस है, ये है। फर्क सिर्फ इतना सा आ जाता है कि ये जो जहाँ पे जब हम रीडिंग ले रहे हैं ना, यहाँ पे ये जहाँ पे वर्नियर स्केल होता है वहां पे एक तरह से ये एक आई पीस एक लेंस लगा देते हैं, एक लेंस लगा देते हैं। तो अब लेंस लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा को जो मैग्नीफाई हो जाएगा, तो हमारी रीडिंग करने की जो हम जो रीड करेंगे वो ज्यादा एक्यूरेटली रीड करेंगे। एक तो क्या है कि डिवीजन, जैसे ये बहुत पास डिवीजन है, तो इसको पढ़ने की बजाय अगर हम इसको एनलार्ज कर दें लेंस से तो हमारे को पढ़ने में आसानी होगी। तो इस तरह से हमारे को तो फर्क सिर्फ इतना सा है कि इसमें क्या आई पीस इस तरह से लेंस लगा देते हैं, इसलिए इसको ऑप्टिकल किया गया। बाकी सब बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो ब्यूअल प्रोटेक्टर होता है, उसी तरह का होता है बिल्कुल, ठीक है। मेरे को कुछ आ रहा है, कुछ ज्वाइन करने आ रहे हैं बच्चे, तो मैं एक बार उसको चेक कर लूँ, ठीक है। कोई अटेंड क्लास में आने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं उनको अलाउ कर देता हूँ, फिर वापस आता हूँ। राजेंद्र चौहान जल्दी आया करो वरना बीच में क्लास डिस्टर्ब होती है आपके कारण। चलो अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो ऑप्टिकल ब्यूअल प्रोटेक्टर के बारे में बताया। ऑप्टिकल ब्यूअल प्रोटेक्टर जो है वो इस तरह से वर्क करेगा। बस फर्क जो यूनिवर्सल ब्यूअल प्रोटेक्टर और इसमें फर्क सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे एक लेंस लग जाएगा जिससे हम ज्यादा अच्छा पढ़ पाएंगे, इसलिए इसको ऑप्टिकल के लिए है। बाकी वैसा का वैसे ही सेम जैसा यूनिवर्सल ब्यूअल प्रोटेक्टर है, ठीक है ना। इन ए प्रोटेक्टर विदाउट वर्नियर द डायल रीडिंग कैन बी डायरेक्टली रीड। मतलब इसमें कई बार ये ऐसा भी होता है कि जब बारीक मार्किंग होती है लेकिन हम क्या है कि उसको लेंस से पढ़ते हुए तो वर्नियर हो सकता है, कई बार काम में नहीं ले, लेकिन कभी कभी वर्नियर भी होता है। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह का आपके पास ये ब्यूअल प्रोटेक्टर है, ठीक है ना। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मेट्रोलॉजी में काम आती है, जिसको कहते हैं साइन बार। तो ठीक है ना, साइन बार क्या होती है कि साइन बार इज यूज्ड टू मेजर एंगल्स विद साइन प्रिंसिपल। कैसे होगा मैं बताता हूँ आगे, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है, एक हार्डन्ड स्टील की एक बिल्कुल फिनिश सरफेस होती है। ये जो होता है ना, ये स्टील का एक पूरा ब्लॉक होता है इस तरह का, ठीक है। उसकी ये वाली सरफेस बिल्कुल स्मूथ सरफेस होती है, ये वाली जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस होती है। और इसके ये दोनों तरफ यहाँ पे हार्डन्ड स्टील से ये रोलर्स लगे रहते हैं, ये भी एक्यूरेटली मशीन होते हैं इस तरह से। अब ये क्या है, ये जो इस तरह से जो फ्लैट सरफेस है, इससे अब आप देखोगे कि एंगल कैसे मेजर करते हैं। तो ये एंगल मेजर करने में बहुत काम आती है। कैसे काम आती है ये मैं आपको प्रोसेस में बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि जो अपना जो ट्रायंगल का जो रूल है, जैसे ट्रायंगल में अपन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये आपका क्या होता है, लंब, ठीक है। ये आपका आधार और ये होता है आपका कर्ण। तो साइन थीटा ये वाला, अगर ये थीटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ कोई याद है ट्रिग्नोमेट्री? लंब बटा कर्ण। लंब बटा, ठीक है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा आधार कौन बोला अभी, कोई बोला है आपने से, ठीक है, लंब बटा कर्ण। तो ये जो साइन थीटा है ना, तो लंब को मेजर कर लेंगे, कर्ण को मेजर कर लेंगे, तो इससे हमारे को साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी और वो साइन थीटा से हम क्या थीटा निकालेंगे। तो इसमें ये साइन एंगल काम में लेते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रख रखा है, साइन बार। साइन बार क्यों नाम आया है कि हम इससे जो मैथमेटिक्स में जो साइन जो वैल्यू उससे हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो अब वो कैसे करते हैं मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, ठीक है ना। ये आपको दिखाया गया है, ये तो आया है आपकी साइन बार, ठीक है ना। अब जैसे माना कि मैंने यहाँ पे ये इसको यहाँ इस तरह से रख दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या चीज है, ये है आपका, इनको कहते हैं हम स्लिप गेजेस, क्या बोलते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट जो क्लास हुई थी अपनी, जो महीना भर हो गया उस क्लास को करीब, जो लीनियर मेजरमेंट आपको बताया था, उसमें स्लिप गेजेस के बारे में बताया होगा। मैं आपको जस्ट रिमाइंड करने के लिए वापस बता देता हूँ उसको कि स्लिप गेजेस क्या होते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पीसेस होते हैं जो एक्यूरेटली अलग अलग थिकनेस के, अलग अलग साइज के
जिन पे मार्किंग होती है अलग अलग साइज के, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है। इसकी यह जो सरफेस होती है ना वो स्मूथ सरफेस होती है और इनकी जो ये थिकनेस है बिल्कुल एक्यूरेट बनी होती है। तो हम क्या करते हैं कि इन 2-3 जितनी भी जरूरत है उनको आपस में मिला देंगे, जैसे इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, तो एक तरह से एक हाइट हम बना देते हैं। ये जो एच जो बनाई हुई ना ये स्लिप गेजेस की अलग अलग स्लिप गेजेस से बनाई हुई, अलग अलग स्लिप गेजेस से बनाए। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट हाइट हमको पता चल जाती है इससे कि कितनी एक्यूरेट हाइट है। ये आपकी जो है ना ये सरफेस प्लेट है। सरफेस प्लेट के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। सरफेस प्लेट आपने अगर वर्कशॉप में गए हो पिछले साल आप फर्स्ट ईयर में तो आपने देखे होगा वर्कशॉप में होती है जो कास्ट आयरन की या ग्रेफाइट की इस तरह की बनी होती है और बिल्कुल मशीन और प्लेन सरफेस इस तरह की होती है। सरफेस प्लेट में इसको रख दिया, ये हाइट हमारे को पता है और उसके ऊपर हमने क्या ये साइन बार रख दी। और साइन बार के जो ये रोलर्स होते हैं इनके बीच की डिस्टेंस फिक्स होती है, ये डिस्टेंस फिक्स है और ये हाइट हमारे को, ये हाइट हमारी हमने निकाल लेंगे क्योंकि स्लिप गेजेस से हमने अलग अलग हाइट के जोड़े, ये एग्जैक्ट हाइट हमारे को पता है। इस तरह से हमारे को जो एंगल जो निकलेगा साइन थीटा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना आएगा h/l, ठीक है। तो हमारे को थीटा निकालना है तो वो क्या आएगा साइन इनवर्स थीटा/l। इस तरह से हम इसको मेजर कर लेंगे। साइन बार आर मेड ऑफ, ये साइन बार जो बनी होती है वो कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील की हार्डन्ड ग्राउंड इस तरह से बनी होती है। बहुत अच्छा स्टील होता है जो कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, जंग वंग नहीं लगती इस पे, ठीक है ना। द साइज जो है इनकी, ये जो साइज और ये लंबाई है ये अलग अलग होती है जरूरत के हिसाब से। 100 mm की होती, 200 mm की होती, 300 mm की होती, ठीक है। और अपर सरफेस है हाई डिग्री ऑफ फ्लैटनेस, ये जो ऊपर वाली सरफेस है ना ये बहुत ही स्मूथ होती है। जनरली ये होती है कितनी, इसमें फ्लैटनेस होती है कितनी 0.001 तक इन 100 mm, मतलब 100 mm के अंदर इससे ज्यादा एरर नहीं आती, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आता। 100 mm तक यहाँ से, जैसे यहाँ से यहाँ तक अपन मेजर करें तो इसमें 0.001 mm तक का ही डिस्टेंस आएगा अगर यहाँ से यहाँ तक की 100 mm डिस्टेंस है। तो इतनी एक्यूरेटली, इतनी मशीन, इतनी स्मूथ ये बनी होती ताकि हमारा जो मेजरमेंट है वो सही आए। तो ये साइन बार है, तो इसलिए हम इसको क्योंकि साइन एंगल से हम इसको एंगल निकालते हैं इसलिए इसको, और ये बहुत वर्सेटाइल है, कई जगह काम में लेंगे, आगे अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, इसको कई जगह अपन काम में लेंगे, ठीक है ना। ये मैंने जो आपको फॉर्मूला बता दिया साइन इज इक्वल टू ये एल, ये आपको मैंने पिछले स्लाइड में वैसे ही लिख के बता दिया, ठीक है ना। तो साइन बार बाय इटसेल्फ इज नॉट ए कंप्लीट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एक्सेसरीज सच एज सरफेस प्लेट, स्लिप गेजेस, मतलब ये साइन बार अकेले से हम मेजर नहीं कर सकते, इसके साथ हमारे को दूसरी चीजें चाहिए, जैसे अपन ने बताया स्लिप गेज है, सरफेस गेज है, कभी कभी हम डायल गेज काम में लेंगे जिसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। डायल गेज किस तरह के होते हैं उनके बारे में काम है, तो उनको लेते हैं काम में, तो इनकी मदद से हम इसको काम में लेते हैं। तो ये सरफेस प्लेट है, ये हमारी हो गई साइन बार, ठीक है। ये साइन बार से निकालने का एक और तरीका बताया है। तो इस तरीके में क्या है आपको ये किस तरह से अननोन एंगल को हम निकालते हैं, इसमें आप देखोगे ये क्या है, जैसे ये कोई आपका ये वर्क पीस है, ये आपका वर्क पीस है जो पड़ा है कलर में जो है वर्क पीस है ये, इसका हमारे को ये एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। अब ये एंगल निकालना है तो इसको कैसे निकालते हैं, तो ये आपकी सरफेस प्लेट है ना, इस सरफेस प्लेट के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये साइन बार को रखेंगे और साइन बार को रखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी ये कोशिश करेंगे कि ये जो हाइट इस तरह से बढ़ाते जाए, धीरे धीरे इस तरह से बढ़ाते जाए, ये जो सरफेस है पूरी क्या हो जाए हॉरिजॉन्टल हो जाए। अब ये हॉरिजॉन्टल हुई नहीं हुई ये कैसे चेक करें, तो इसके लिए हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे ये डायल गेज लगा देता है। ये क्या है डायल इंडिकेटर, ये है डायल इंडिकेटर। इसके बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इंट्रोडक्टरी बता देता हूँ। इसमें क्या इस तरह से एक सुई होती है, ये कांटा, और बहुत प्रेसाइज होता है, मतलब ये पूरा एक mm में पूरा एक रोटेशन घूम लेता है, ये इतना एक प्रेसाइज होता है। तो हम ये डायल इंडिकेटर को लगा दिया, जैसे माना कि इनिशियली यहाँ पे ये 0 पे, ठीक है ना। अब हम इसको मूव करेंगे और इस तरह से मूव करते जाएंगे कि ये यहाँ पे भी आए तब भी ये क्या है 0 पे ही रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगी यहाँ से यहाँ तक। अगर ये हॉरिजॉन्टल नहीं होती, ऊपर या नीचे होती, तो इसमें रीडिंग में वेरिएशन आ जाता। अगर ये वेरिएशन आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग हम स्लिप गेज की हाइट को एडजस्ट कर देंगे। तो अब हमारे को क्या ये जो मिलेगा ये बिल्कुल इसका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अब हमारे को ये एंगल मेजर करना है, ये मेजर करना है, ये एंगल क्या होगा, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल। इसका मतलब ये एंगल जो है वो क्या होगा, इस एंगल के बराबर है।
तो अब हमारे को ये एंगल तो हमारे को पता है, मैंने पहले ही पिछले वाले में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h/n, तो इससे हमारे को थीटा की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। तो इस तरह से हम इस साइन बार से किसी भी पीस का एंगल निकाल सकते हैं। तो साइन बार को किस तरह से ये निकालना है इसके बारे में ये मैंने आपको, ये इंग्लिश में लिखा है, मैंने आपको हिंदी में समझा दिया है इसको, ठीक है ना। ए डायल गेज फिक्स्ड टू एक्सटेंड इज ब्रॉट टू कांटेक्ट, ये वही मैंने पूरा तरीका आपको बता दिया, और 0 पे सेट कर देते हैं और उसको वापस आगे तक की रीडिंग पे भी 0 पे रखते हैं ताकि डायल गेज को, ताकि वो ये रहे कि वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहे, और हॉरिजॉन्टल रहे और उसके अकॉर्डिंग हम उसकी हाइट को निकालते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसमें हम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं रख पाते हैं, यहाँ पे ये है ना थोड़ा बहुत भी, जैसे यहाँ और यहाँ में कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो उसको कैसे एडजस्ट करते हैं वो भी मैं आगे आपका मेजरमेंट का तरीका आएगा उसमें बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना मान लें कि हम इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल करते हैं और हॉरिजॉन्टल करके और उसको मेजर करते हैं, ठीक है ना। ये अलग अलग ये साइन ब्लॉक्स हैं, जैसे साइन बार होती है वो क्या छोटी होती है, तो अगर कोई बड़े पीस है तो उसमें ये साइन ब्लॉक काम में लेते हैं। साइन ब्लॉक इज वाइड, इसलिए इसकी क्या चौड़ाई ज्यादा होती है, ठीक है ना। and it is used to unsupported, it is wide enough to stand unsupported, मतलब ये दोनों तरफ इस तरह रोलर लगे रहते हैं, बाकी सब बिल्कुल साइन बार की तरह ही है, बस इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, ठीक है ना। इसी तरह से ये साइन प्लेट है, साइन प्लेट क्या होती, ये और बड़ी होगी। इट रेस्ट द इंटीग्रल बेस ऑफ द साइन प्लेट, साइन प्लेट इज वाइडर देन साइन ब्लॉक, ये साइन ब्लॉक से, क्योंकि जैसे कोई बहुत बड़े पीस है तो इतने जैसे जैसे बड़े पीस हो जाएंगे तो हम छोटे पीस से तो उसके एंगल को मेजर नहीं कर सकते, तो उसके अकॉर्डिंग ये बड़े पीस है तो यहाँ पे इसको मेजर करते हैं। अब इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे ये दो लेथ मशीन की तरह टेल स्टॉक लगे हुए हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे देखो कि यहाँ ये सेंटर है, इस जगह ये यहाँ सेंटर है, तो इन सेंटर के बीच में हम वर्क पीस को लगा के और इसको एंगल को मेजर कर लेंगे। जैसा तरीका वैसे ही आएगा जैसे साइन बार में लेते हैं, बस यही कि इसमें बड़े पीस हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये साइन प्लेट है, ठीक है। और इससे इफ द साइन प्लेट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ अनदर डिवाइस, जैसे अब ये इस केस में देखें, ये साइन प्लेट जो किसी और पार्ट का होता है तो ये किसी के साथ जुड़ी हुई हो, जैसे एक बड़ी आपकी सरफेस प्लेट है उसके साथ जोड़ते हैं, तो इस तरह की जो टेबल उसको साइन टेबल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये और बड़े पीस या ज्यादा और मेजरमेंट करने के लिए, बाकी बेसिक प्रिंसिपल वही साइन वाला ही है, साइन बार वाला ही, तो उस तरह से हम इसको यूज में लेते हैं। जैसे ये साइन सेंटर दिखाया गया है, साइन सेंटर में इसमें आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि ये आपका ये तो हो गई साइन बार हो गई, साइन प्लेट हो गया, कुछ भी हो सकता है। और कोई पीस जो है हमारा वो फ्लैट नहीं होके, जैसे यहाँ पे हमने जो मेजर किया था ना इस वाले में तो ये सर पीस क्या फ्लैट है तो इसका आराम से टिक गया, लेकिन अगर ये सिलिंड्रिकल होता है ऐसा होता तो ये यहाँ पे टिक ही नहीं पाता, लुढ़क जाता। तो ऐसे केस में ये सिलिंड्रिकल पीस हो, ये तो वास्तव में किस तरह का क्रॉस सेक्शन है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है इसका, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन नहीं। लेकिन अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो तो हमारे को इसको कैसे मेजर करते हैं, ये दो सेंटर के बीच में इस तरह से हम इसको लगा देते हैं, और बाकी वही तरीका है, ये इस वाली सरफेस को हम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखेंगे, बिल्कुल पैरेलल हो किसके, इस सरफेस के। फिर हम वही करेंगे, इस एच को मेजर कर लेंगे और ये डिस्टेंस हमारे को पता है तो एंगल निकाल लेंगे। तो इस तरह से साइन सेंटर से, तो इसमें क्या है कि ये दोनों तरफ सेंटर्स लगे होते हैं ना, जैसे आपने लेथ मशीन में पढ़ा ना, लेथ मशीन में लाइव सेंटर और डेड सेंटर होता है, लाइव सेंटर और डेड सेंटर होते हैं जैसे लेथ मशीन में, वैसे इसमें ये दो सेंटर्स लगाए हुए हैं, उन सेंटर से करते हैं, तो इसलिए इसको नाम साइन सेंटर रखती है, इसका नाम क्या है, साइन सेंटर, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ एंगल के लिए, लेकिन अभी ये पूरा नहीं बताया मैंने कंप्लीट, अभी तो इसका एक पार्ट हो रहा है, इसमें और भी तरीके हैं हमारे को मेजरमेंट करने के एंगल को, तो उन तरीकों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास हमारी ये भी होगी इसमें बताऊंगा। हाँ, अब आपको